स्वागत है आपका CMCQ प्रोग्राम में। चलिए देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। हालिया खबरों के अनुसार गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय समुदायों के लिए केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण योजना यानी ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू की है। यह परियोजना 2025-26 के राज्य बजट का हिस्सा है और इसका संचालन गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वंशानुगत बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, आनुवंशिक कैंसर आदि की शीघ्र पहचान करना और लक्षित स्वास्थ्य समाधान विकसित करना है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण कोबरा वॉरियर और अजेय वॉरियर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किए जाते हैं? विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प बी यूनाइटेड किंगडम, विकल्प सी फ्रांस और विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण कोबरा वॉरियर और अजेय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किए जाते हैं। कोंकण एक नौसेना अभ्यास है, कोबरा वॉरियर वायुसेना से संबंधित अभ्यास है, जबकि अजेय वॉरियर एक द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास है। ये सभी अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक रक्षा सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा हैं, अतः विकल्प बी सही है। भारत में निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनका 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होता है। दूसरा, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख किया गया है। तीसरा, संविधान के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात वे सरकार द्वारा किसी भी अन्य पद की नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का पर्यवेक्षण एवं संचालन करना है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष नहीं होता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 के अनुसार उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक हो सकता है, अतः एक सही नहीं है। इसके अतिरिक्त संविधान में उनकी नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। यह कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। संविधान में सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी अन्य पद पर नियुक्त किए जाने से संबंधित कोई निषेध नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। वर्ष 2024-25 के अनुसार भारत में चाय उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व में चाय का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा, भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों और विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत वर्तमान में विश्व में चाय का तीसरा नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो चीन के बाद आता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय होती है, जो कुल चाय निर्यात का लगभग 96% है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन से ध्रुव नीति के कार्यान्वयन से लाभान्वित होने की अपेक्षा है? पहला, ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाएं, दूसरा शहरी शासन, तीसरा दूर संचार सेवाएं, चौथा कृषि सब्सिडी वितरण। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2, 3, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4 और विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। एड्रेस एज ए सर्विस मॉडल पर आधारित यह प्रणाली भौगोलिक कोड युक्त पते की जानकारी को सुरक्षित और सहमति आधारित तरीके से साझा करने की सुविधा देती है तथा वह भी एक सुगम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यह ई-कॉमर्स, डॉक और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में डिलीवरी लागत को कम कर सकता है तथा साथ ही टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड एवं शहरी शासन में संसाधन योजना को बेहतर बना सकता है। ध्रुव यानी डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एवं यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति एक अग्रणी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है, जिसे प्रत्येक घर को एक विशिष्ट डिजिटल पता प्रदान करके पूरे भारत में पतों की संरचना और प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, हेनले पासपोर्ट सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के आंकड़ों का उपयोग करके वीजा मुक्त पहुंच के आधार पर पासपोर्टों की रैंकिंग करता है। दूसरा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। हेनले पासपोर्ट सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA के आंकड़ों का उपयोग करते हुए 227 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के आधार पर 199 पासपोर्टों की रैंकिंग करता है तथा इसे तिमाही आधार पर अद्यतन किया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। IATA 300 एयरलाइनों का व्यापार निकाय है जो वैश्विक हवाई यातायात का 83% कवर करता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। भारत ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 द्वितीय तिमाही में 77वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि जनवरी 2025 में 85वें स्थान पर था, अतः कथन 2 सही नहीं है। सहकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। दूसरा, अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियां बनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। तीसरा, राज्य स्तरीय सहकारी समितियां संघ सूची द्वारा शासित होती हैं, जबकि बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 द्वारा विनियमित होती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अतः कथन एक सही है। अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियों के गठन का अधिकार सुनिश्चित करता है, अतः कथन 2 सही है। राज्य स्तरीय सहकारी समितियां राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, जबकि बहुराज्य सहकारी समितियां संघ सूची और बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 द्वारा शासित होती हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अनुच्छेद 43B उन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में बढ़ावा देता है। भाग 9B अनुच्छेद 243Z(H), 243Z(T) सहकारी समितियों के लिए शासन संबंधी प्रावधान प्रदान करता है। भारत मालदीव संबंधों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का मालदीव के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA है। दूसरा, वर्ष 2023 में भारत मालदीव के लिए पर्यटन का सबसे बड़ा स्रोत या बाजार था। तीसरा, मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भारत द्वारा अनुदान और ऋण रेखा के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। जुलाई 2025 तक भारत और मालदीव मुक्त व्यापार समझौता और निवेश संधि को लेकर बातचीत कर रहे हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। भारतीय पर्यटक वर्ष 2023 में मालदीव के लिए सबसे बड़ा स्रोत बाजार रहे, जो कुल आगमन का लगभग 11.2% था, अतः कथन 2 सही नहीं है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो मालदीव का सबसे बड़ा अधोसंरचना परियोजना है, भारत द्वारा $100 मिलियन के अनुदान और $400 मिलियन की ऋण रेखा के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है, अतः कथन 3 सही है। शून्य खुराक वाले बच्चों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शून्य खुराक वाले बच्चे वे हैं जिन्हें DTP यानी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस टीके की पहली खुराक भी नहीं मिली है और नियमित टीकाकरण तक उनकी पहुंच नहीं है। दूसरा, भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों का प्रतिशत वर्ष 2023 में 0.06% से बढ़कर वर्ष 2024 में 0.11% हो गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। शून्य खुराक वाले बच्चे वे हैं जिन्हें DTP यानी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस टीके की पहली खुराक भी नहीं मिली है। इसका अर्थ है कि ये बच्चे नियमित टीकाकरण सेवाओं की पहुंच से पूरी तरह बाहर रह जाते हैं, अतः कथन एक सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 में 16 लाख शून्य खुराक बच्चों की संख्या को घटाकर वर्ष 2024 में 9 लाख कर दिया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी NCMC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं तथा यह NDMA और अन्य एजेंसियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के आपदा मोचन प्रयासों में समन्वय करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो।
तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी एनसीएमसी एक वैधानिक निकाय है जिसका औपचारिक गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8A(2) के तहत किया गया है, अतः कथन एक सही है। एनसीएमसी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव जैसे प्रमुख अधिकारी और एनडीएमए के सदस्य शामिल होते हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों, एनडीएमए और अन्य एजेंसियों के बीच आपदा मोचन प्रयासों के समन्वय और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे एक एकीकृत एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीति सुनिश्चित होती है, अतः कथन 2 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खबरों में चर्चित दीर अल बलाह और मुवासी किससे संबंधित है? विकल्प ए सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच विवादित सीमा क्षेत्र, विकल्प बी फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रभावित क्षेत्र, विकल्प सी गाजा पट्टी में संघर्ष प्रभावित क्षेत्र या विकल्प डी बेलारूस पोलैंड सीमा पर शरणार्थी बस्तियां। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।